मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे x और x डैश होता है, x डैश होगा यहाँ पे, और यहाँ पे y डैश होता है। तो बीच में जो बिंदु होते हैं ये होते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो कितना होता है, 0 0 होता है। तो इस आधार पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए बी सी का माध्य क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं कि माध्य जो होता है वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है, या फिर चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके आधार पर अगर हम लोग माध्य को डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितने भी चीज दिए हुए हैं उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, क्योंकि 3 भाग लिए हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हम लोग √3/2 पढ़े हैं क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है 1/√2, क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। साइन सी नंबर में दिया हुआ है 1/2 और डी नंबर में दिया हुआ है 0। तो आप बताइए इन दोनों ऑप्शन में कौन सही ऑप्शन है। राइट आंसर है सी, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 4, 0, 3, 2, 3, 6, 3, 8 का बहुलक क्या होगा। देखो बहुलक का मतलब ही होता है बहु का मतलब ज्यादा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक क्या होगा। अगर इस रूप में अगर दिया हुआ है और बहुलक पूछे तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अगर हम लोग बात करें 3 की तो यहाँ पे 1 बार, और यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार आया है। तो 3 बार आया है, 6 1 बार, 8 1 बार, 0 1 बार, 4 1 बार, और 2 1 ही बार आया है। तो इसके आधार पर बताइए बहुलक क्या होगा। इसके आधार पर जो बहुलक होगा वो होगा 3, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर y का नियामक क्या होगा। देखिए एक्स अक्ष पर y का नियामक, अगर एक्स अक्ष दिया हुआ है y का नियामक पूछे तो बताइए y का नियामक क्या होगा, 0 1 2 या इनमें से कोई नहीं, 0। एक्स अक्ष की बात की जा रही है, y अक्ष का नियामक पूछ रहा है, तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। जब हम लोग पढ़े हैं वहां पे कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखते थे सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पे आ रहा था, उसके सामने में जो वर्ग होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बारंबारता बोलते थे, क्या बहुभुज बोलते थे, सॉरी यहाँ पे माध्यिका का वर्ग बोलते थे, या माध्य का वर्ग बोलते थे, या बहुलक का वर्ग बोलते थे, बहुलक का वर्ग। यानी कि कहने का मतलब है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, तो बहुलक का वर्ग कहलाता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक, उसके सामने में जो वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक का वर्ग कहलाएगा। इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में है बारंबारता, ऑप्शन नंबर बी में है बहुभुज, सी में है त्वरण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, त्वरण। यानी कि संचयी बारंबारता वर्ग क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि वर्ग अंतराल ए से लेकर 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग चिन्ह जो होता है वो होता है x प्लस y बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपर प्लस लोएस्ट बाई 2, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो यहाँ पे ऊपरी सीमा आपका है u प्लस l बाई 2, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपरी सीमा हमारे पास है 12 और निम्न सीमा हमारे पास है 8 बाई 2। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 10। इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। अब देखिए यहां पे कह रहा है
कि -3 और -2 किस पाद में स्थित है, यानी चतुर्थांश का बात किया जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं, तो बताइए इधर x क्या होता है प्लस और y इधर क्या होता है प्लस, ये यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका प्लस प्लस। अब इस पे चलते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो मूल बिंदु से इधर बाईं तरफ जितना भी होता है वो क्या होता है माइनस, और ऊपर जो होता है वो क्या होता है प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट अगर होगा तो हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो x इधर आपका माइनस हो जाएगा और y भी नीचे क्या होगा माइनस। मूल बिंदु से नीचे जो भी होता है वो माइनस होता है, मूल बिंदु से बाएं तरफ जो होता है वो आपका क्या होता है माइनस होता है। अब इधर देखेंगे मूल बिंदु से इधर दाईं तरफ है, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये मूल बिंदु से नीचे जो है वहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब जरा सा बताइए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, तो आप बताइए इस आधार पर कौन का ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों माइनस है, तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस, तो तृतीय फर्स्ट इधर आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब है तृतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पे कह रहा है tan 64 डिग्री बाई कोट 26 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसके आधार पर अगर हम लोग जानना चाहेंगे, हम लोग पढ़े हैं क्या 30, 60, 90, 45 ऐसा एंगल का मान है, नहीं है। जब इस तरीके का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम लोग इस आधार पर यहां पे देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पे दिया हुआ है tan 64 डिग्री बाई कोट 26 डिग्री, तो tan 64 डिग्री, tan 64 डिग्री बाई कोट 26 डिग्री, 26 डिग्री। तो चलो इसके आधार पर हम लोग हल करना चाहेंगे। इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। अगर हम लोग ऊपर में बदलेंगे तो नीचे वाला वैल्यू देना पड़ेगा, अगर नीचे को बदलेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू देना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ऊपर में बदले हैं, ऊपर में बदलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कोट, सॉरी यहां पे हम लोग लिखेंगे 10 90, क्योंकि ऊपर में हम लोग बदल रहे हैं, तो लिखेंगे वैल्यू कितना 26, और नीचे में आपका कितना आ जाएगा कोट 26 डिग्री। अब जरा सा आप बताइए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है कोट थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कितना कोट 26 डिग्री, और नीचे में आ जाएगा कोट 26 डिग्री। ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसके आधार पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पे कहता है कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, यहां पे ऐसा नहीं कि 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं है, पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं, बल्कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एल्गोरिथम विभाजन किस विधि का एक तकनीक है। जब हम लोग एल्गोरिथम विभाजन जब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, तो आप किस विधि का तकनीक है, क्या एलसीएम निकालने का तकनीक है, नहीं, एचसीएफ निकालने का तकनीक है, या फिर दोनों निकालने का तकनीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम विभाजन में हम लोग सिर्फ मोसो यानी एचसीएफ की बात करते हैं, इसलिए ये एचसीएफ निकालने का तकनीक है। इसके आधार पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप, अब यहां पे कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है इसको पहले समझने की जरूरत है। अब देखिए यहां पे एक सर्कल है, इसके अंदर में, इसके परिधि में जो चतुर्भुज बनता है वो आपका हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। मान लो यहां पे हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं ए बी सी डी इस तरीके से। तो कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है बताइए। तो 180 डिग्री होता है। ये याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है, इसके सम्मुख कोण ये हो जाएगा और इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जब भी पूछे वह आपका हो जाएगा आंसर कितना 180 डिग्री। अब आप देखिए
स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आप देखिए कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है, अब आपको कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है। अब वहां से हम लोग को क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। अब यहां पे कोई बिंदु दिया हुआ है, अब बताइए इस बिंदु से आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बताइए मेरा। एक स्पर्श रेखा अगर आप खींचना चाहेंगे तो ये खींचा जाएगा, एक स्पर्श रेखा अगर आप खींचना चाहेंगे ये खींचा जाएगा। क्या इसके अलावा क्या और आप कोई स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। इसलिए कोई भी अगर बिंदु अगर दिया हुआ है, मान लो ये P बिंदु दिया हुआ है, ये A ये B, तो किसी भी बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, किसी भी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, समान या असमान। स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी कि ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB। अगर आप बात करें तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखिए आगे देखिए, कहता है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी प्रायिकता, अब प्रायिकता जो भी डिफाइन होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही डिफाइन होता है। यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान आपका 1 हो सकता है और न्यूनतम मान आपका 0 हो सकता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए, अगर 1 से अगर ज्यादा अगर मान होगा तो प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा। अगर नेगेटिव मान होगा, 0 से नीचे का मतलब क्या, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव भी अगर मान दिया हुआ है तो प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा। तो यहां पे कह रहा है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 0, -1 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, एक घात वाला समीकरण। यानी कि अगर पावर, अगर अधिकतम पावर अगर 1 है तो क्या कौन सा समीकरण कहलाएगा, सालिक बताओ, रैखिक समीकरण। यानी कि इसके आधार पर जो आंसर, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैखिक समीकरण। अब देखिए यहां पे कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा बाई कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बाई कोस 90 माइनस थीटा। तो अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वेरी गुड, साइन थीटा। अब जरा सा बताइए साइन थीटा बाई कोस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसके आधार पर राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के खाली जगह के बराबर होगा। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये चीज जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके आधार पर आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या योगफल के बराबर होता है। तो यहां पे इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब देखिए कहता है कि बगल के चित्र में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। तो कहता है कि यहां पे है कि बगल के चित्र में DE समानांतर आपका है BC, DE समानांतर BC, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो अब बताइए कि थेल्स प्रमेय को मद्देनजर रखते हुए इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, AD बाई BD या DB जो भी लिखो इक्वल टू AE बाई EC। क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब जरा सा बताइए, AD का वैल्यू आपका है x और BD का वैल्यू है आपका 4 और यहां पे है AE का वैल्यू है 4 और
इसी का वैल्यू है x। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, यहां से स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो यहां पे अगर हम लोग x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो बताओ इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहां पे कहता है कि मूल बिंदु से 8 15 की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से 8 15 की दूरी क्या होगी। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो कहता है कि मूल बिंदु से दूरी, तो यहां पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे मूल बिंदु से दूरी, ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से दूरी ये देगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, कुछ भी करके दे सकता है। तो यहां पे एक्स का वैल्यू जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 20। एक्स का वैल्यू है आपका, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पे आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो अब बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसको अगर हम लोग ऐड करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो इसको 289 को जो हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 17, यानी कि 17 289। तो इसका मतलब है इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 17। अब देखिए यहां पे कहता है सभी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.95 है, तो नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं जीतने की प्रायिकता। तो सबसे पहली बात जरा सा हमको बताओ कि प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि पीई जीतने की प्रायिकता प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, यानी कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। 1 इसलिए होता है क्योंकि प्रायिकता का जो अधिकतम जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहां पे कहता है कि सभी खेल में रेशमा की जीतने की प्रायिकता जो है वह 0.95 प्लस पीई डैश नहीं जीतने की प्रायिकता 1। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, पीई डैश यानी कि नहीं जीतने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95। इसको आप क्या कीजिए, आप उसको आप माइनस कीजिए, ऐसे नहीं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ डेसिमल नहीं है तो 0 0 बैठा देंगे, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखेंगे और यहां पे 9 और यहां पे 5, 5 10 का 0 बचा 1, 1 10 का 0 बचा 1 और यहां पे 0। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05। इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब देखिए दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, दो लगातार अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 23, 29, 13, 5, ये सारे अभाज्य संख्या है। अब बताइए दो लगातार, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लगातार संख्या अभाज्य संख्याओं का जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता दो लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगा, तो आंसर क्या होता 2। दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा 1। दो लगातार सअभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा 1, क्योंकि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ केवल 1 होता है वो एक दूसरे का सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 22 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट सेट अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे उसको।